हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का थर्मल फिजिक्स, जो कि चैप्टर थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर थर्ड से रिलेटेड और भी हमने कुछ वीडियोस को अपलोड कर दिया है, जो कि आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ देख सकते हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ये वीडियो शायद ही आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो पहले आप जाकर के उन लेक्चर्स को देखें जो पहले से अपलोडेड है इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद में ये टॉपिक आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक वंडरवाल कर्व बनाया हुआ है। यहाँ पे हमें निकालना क्या है? क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर वंडरवाल्स गैस। ठीक है, क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर वंडरवाल गैस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं कि जो वंडरवाल गैसेस होते हैं, वंडरवाल गैसेस मतलब क्या हो गया, जितने भी रियल गैसेस होते हैं, रियल गैसेस के जो कर्व होते हैं, किसका कर्व? P और V का कर्व जो होता है। जैसे आपने आइडियल गैस के लिए एक आइसोथर्म पढ़ा था। आइडियल गैस का जो आइसोथर्म होता है वो कुछ इस वे में होता है, इस वे में आइसोथर्म होता है। ठीक है, हमने बताया था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम P और V के बीच का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस ग्राफ को हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। और ये कुछ इस वे में आते हैं, जिसका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जिसका टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे ग्राफ नीचे आता जाएगा। ठीक है, खैर अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस में ऐसा कुछ नहीं है। रियल गैसेस के केस में जो ग्राफ होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्रिटिकल आइसोथर्म मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? क्रिटिकल आइसोथर्म मिलेगा। यहाँ पे इस तरह से पैरेलल आइसोथर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो समझना कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इस चीज़ को समझाता हूँ मैं यहाँ पे। जनरली हाँ, आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और इस पॉइंट के इधर के जो ग्राफ हैं वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि इसके राइट के जो ग्राफ हैं वो डाउनवर्ड हैं और लेफ्ट साइड के जो ग्राफ हैं वो अपवर्ड हैं। मीन्स कर सकते हो कि इस पॉइंट पर इसका डेविएशन चेंज हो रहा है या फिर इसका साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो अपवर्ड से किधर आ रहा है, यहाँ से डाउनवर्ड होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि दो पार्ट में बट गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अब जनरली देखो, अगर तुम इस क्रिटिकल पॉइंट पे देखोगे तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर बहुत ही छोटा सा, अगर एक इंस्टेंट टाइम की बात करते हैं तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे बहुत ही छोटा सा अगर हम पार्ट लेते हैं dp, ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर यहाँ पर जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर हम देखें, अगर ग्राफ, इसी ग्राफ को मैं कुछ ऐसा बनाता और ये रहा प्रेशर, ये है वॉल्यूम, तो आप कहते हैं सर प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बहुत ही स्मॉल वैल्यू के लिए देखते हैं तो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि यदि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो dp अपॉन dv क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि चेंज इन प्रेशर तो हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या आ गया? जीरो हो गया। और इसका अगर हम डबल डिफरेंशियल कर दें तो भी वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो कह सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर या फिर क्रिटिकल पॉइंट पर dp अपॉन dv का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा C, लिखा C लिखना तो क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट पर। सो एज वी नो दैट फ्रॉम वंडरवाल इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया था कि प्रेशर का वैल्यू होता है RT अपॉन V माइनस B, फिर यहाँ पे है माइनस A अपॉन V स्क्वायर। अब जनरली देखना यहाँ पे ये जो स्मॉल b है ये क्या है? ये तो आपका कांस्टेंट था, ये स्मॉल b क्या है ये चीज़ मैं बताते हैं। अभी कांस्टेंट ही है लेकिन ये क्या है? हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो भी गैस मालिक्यूल होते हैं, गैस मालिक्यूल का एक फाइनाइट साइज होता है, ऐसा वंडरवाल ने कहा था। ठीक है, तो अगर एक फाइनाइट साइज होगा तो होल कंटेनर में जितने भी गैसेस हैं वो गैसेस भी कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। अगर हम देखते हैं कि ये हमारा एक वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में जितने भी गैस मालिक्यूल अवेलेबल हैं, ठीक है, इस वॉल्यूम में हम जानते हैं कि जितने भी गैस मालिक्यूल अवेलेबल हैं इन सारे के सारे गैस मालिक्यूल का एक फाइनाइट साइज है। और जब कुछ फाइनाइट साइज होगा तो कह सकते हो इसका कुछ फाइनाइट वॉल्यूम भी होगा। ओके, अगर किसी एक गैस मालिक्यूल को मैं बोलूं कि पूरे कंटेनर में मूव करना है तो ये सिर्फ उतना ही डिस्टेंस चल पाएगा जितने में गैसेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यानी इस टोटल वॉल्यूम में अगर हम मानते हैं इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम V है और जो गैसेस के जो मालिक्यूल हैं उन टोटल मालिक्यूल का जो वॉल्यूम है, कंबाइंड कलेक्टेड वॉल्यूम जो है, उस वॉल्यूम को हमने स्मॉल b माना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो जरा बताओ कि ये गैस टोटल कितना वॉल्यूम घूम सकता है या कितना वॉल्यूम फ्रीली मूव कर सकता है।
तो हम जानते हैं कि जो गैस मालिक्यूल्स हैं उनको वॉल्यूम को अगर हम टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम अवेलेबल कितने हैं, ठीक है ना, कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, ये चीज़ हमें पता चल जाएगा। तो ये बी क्या है, अनअवेलेबल वॉल्यूम है, क्योंकि ये टोटल मालिक्यूल का वॉल्यूम है जो बी है, ठीक है। ऐसा आपने पहले भी इस इक्वेशन को डिराइव कर लिया था, इसलिए इसके डेरिवेशन को बताने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी बच्चा इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है उसको ये टॉपिक ज़्यादा क्लियरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ताकि आप ये समझ लें कि प्रेशर कहाँ से आया है। इसलिए आप जाकर पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिया तो इस वीडियो के साथ बने रहें आप, ठीक है। तो ये देखते हैं, यहाँ पे देखो वंडरवाल इक्वेशन जो है ये होता है P = RT / V - B - A / V²। क्या करो, दोनों साइड यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है। नाउ कह सकते हो कि dP/dV क्या हो जाएगा, dP/dV मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, प्रेशर को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, मिल जाएगा हमें dP/dV। इसका वैल्यू कितना है, 0 है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। dP/dV का वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे। यहाँ पर मिलेगा RT अपॉन, अच्छा जब भी आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चूँकि R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, मतलब सिर्फ वॉल्यूम को ही हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ये है क्या है, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक तो देखो यहाँ पे पावर ऑलरेडी जो है नेगेटिव है, इसमें पावर माइनस में है अगर इसको ऊपर लेके जाते हो तो, और इसका D/dV करते हैं आप तो क्या मिल जाएगा, एक पावर यहाँ पे माइनस और इंक्रीज हो जाएगा, यानी V - B पे पावर हो जाएगा -2, ठीक है। और ये माइनस साइन सामने भी आ जाता है, क्योंकि -1 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई भी होगा, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा -RT अपॉन V - B का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि सेम इसी तरह से इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, A कांस्टेंट है, 1/V² को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2A/V का क्यूब। ये हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, दूसरे साइड में भेज देते हैं, = 0 हो जाएगा। इसको दूसरे साइड में भेज देते हैं तो मिल जाएगा RT अपॉन V - B का होल स्क्वायर = मिल जाएगा 2A/V²। इसको हमने मान लिया, सॉरी V² नहीं है, V³ है, V³। इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है। फिर से वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो ऊपर वाले टर्म को। यदि आप फिर से वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपको मिल जाएगा 2RT। देखो ये 2 जो है जब यहाँ पे आएगा, मतलब इस पूरे में जब जा करके डिवाइड होगा, कह सकते हैं आप, -2 आएगा ना, -2 सामने आएगा तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको V - B का होल क्यूब माइनस, यहाँ पे मिल जाएगा 3, देखो ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा तुम्हें 3 × 6A अपॉन V का क्यूब नहीं, अब यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, V का पावर हो जाएगा 4 = 0, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं इसका सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब एक वैल्यू को दूसरे साइड में भेज दो तो मिल जाएगा तुम्हें 2RT अपॉन V - B का होल क्यूब = 6A/V पे पावर 4, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। सिंपली क्या करो, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि V का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो क्या, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, वी गेट, देखिएगा क्या मिल जाएगा, 2RT। अच्छा एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो तुम, यहाँ पे जब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2 अपॉन, अब देखिएगा V - B का होल स्क्वायर है, इसमें से यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का जब कैंसिलेशन करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा V - B मिल गया, = 2A से ये कटेगा तो 3 बन जाएगा,
अपॉन वी क्यूब से वी पे पावर 4 कटेगा तो वी बन जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो मिल जाएगा 2v इज इक्वल्स टू 3v माइनस 3b। अब देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको v इज इक्वल्स टू 3b, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया वॉल्यूम का वैल्यू मिल गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे क्या मिल गया रिलेशन 3b मिल गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब तक नोट करें आप। मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। तो देखते हैं यहाँ पर हमने जो वॉल्यूम का वैल्यू फाइंड किया था, वॉल्यूम का वैल्यू आया था 3b आया था, ठीक है। जनरली ये क्रिटिकल वॉल्यूम था, ठीक है। जो इक्वेशन हमने लिखा था जहाँ पर r था, जो टेम्परेचर T लिखा हुआ था वो TC सपोज कर लेना, क्रिटिकल टेम्परेचर था वो, ये क्रिटिकल वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो अब हमने ये वैल्यू फाइंड किया था अभी जस्ट यहाँ पर VC = 3b। तो सिंपली कह सकते हो कि जब इस वैल्यू को अगर आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन दिया हुआ था आपने अभी जस्ट देखा है, उस वैल्यू को यानी कि v के वैल्यू को अगर आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा TC = 8a/27b × r, ठीक है। हम जानते हैं कि वंडरवाल इक्वेशन जो होता है एट क्रिटिकल पॉइंट वो होता है PC, जैसे आपने लिखा था P = RT/v - b - a/v²। वही अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो क्रिटिकल पॉइंट में देखोगे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं PC यानी कि प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट, वैसे ही TC क्या हो गया टेम्परेचर एट क्रिटिकल पॉइंट, VC क्या हो गया वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, जब इस इक्वेशन में आप V और T का जब वैल्यू पुट करेंगे, अनपुटिंग द वैल्यू ऑफ VC एंड TC इन द एबव इक्वेशन, हमें मिल जाएगा PC = 8 नहीं, यहाँ पे होगा a/27b², ठीक है। ये मिल गया हमें प्रेशर का वैल्यू। इसको मान लेते हैं हम 5th इक्वेशन, ठीक है। और अगर आप PC, TC और VC यानी कि वॉल्यूम एट क्रिटिकल, या तो ऐसा कर सकते हो क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, इस वैल्यू को अगर हम रखते हैं इस इक्वेशन में PV = RT में, इस इक्वेशन में जो हम रखते हैं तो हमें V यहाँ पे P होगा, तो हमें V = RT/P दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे देखेंगे तो R = क्या दिखाई दे रहा है PV/T दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे क्रिटिकल हैं। तो जब यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर प्रेशर की जगह पे क्रिटिकल प्रेशर रखोगे, वॉल्यूम की जगह पे क्रिटिकल वॉल्यूम, टेम्परेचर की जगह क्रिटिकल टेम्परेचर रखोगे तो आपको मिल जाएगा R मिल जाएगा 8/3 PC × VC/TC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू मिल गया PC × VC/TC। इसके पहले जब आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो R का वैल्यू था 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन था, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि जो R है, R का वैल्यू कितना हो गया 8/3 PC VC/TC। तो तब तक आप इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वंडरवाल इक्वेशंस लिमिटेशंस, ठीक है, या लिमिटेशंस ऑफ वंडरवाल इक्वेशन। देखो जो भी वंडरवाल इक्वेशन है उसके कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है वंडरवाल्स कांस्टेंट A एंड B आर नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। देखो जो भी कांस्टेंट आपने देखा A और B जो कांस्टेंट थे इस फार्मूले में, इसके पहले वाले फार्मूले में, उनका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता, वो कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं B है क्या, B है जनरली तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैसेस, और आप जानते हैं कि जितने भी गैसेस हैं हर एक गैसेस का वॉल्यूम सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। या एक कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर है, एक तीसरा कंटेनर है, सारे के सारे कंटेनर सेम वॉल्यूम के गैसेस को कंटेन करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वंडरवाल इक्वेशन है इसमें A और B का जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल नहीं है, यानी फॉर ईच एंड एवरी कंटेनर ये कांस्टेंट का वैल्यू सही नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक बराबर सभी का होगा, ठीक है, इन सब का डिफरेंट होगा। अब सोचो कि इतने गैसेस और इतने वॉल्यूम में अगर हम रखते हैं
तो अलग अलग वॉल्यूम के लिए इसका वैल्यू याद कर पाना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला लिमिटेशन है वैन डर वाल का। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या है, दूसरा इनका लिमिटेशन क्या है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए देखा जाए तो आर टी सी अपॉन पी सी एंड वी सी, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्रिटिकल प्रेशर पर, क्रिटिकल वॉल्यूम पर, अगर हम ये जो रेशियो है, इस रेशियो का वैल्यू यदि फाइंड करें, इसका वैल्यू 1 आता है हमेशा। आइडियल गैस के लिए हमेशा इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर हम वैन डर वाल इक्वेशन को देखें तो वैन डर वाल इक्वेशन में इसका वैल्यू 2.67 या कह सकते हो 8/3 होता है। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू इतना होता है। अभी जस्ट आपने फाइंड किया था इस चीज़ को। लेकिन ये भी वैल्यू जो यूनिवर्सल नहीं होता। अगर ऐसा है तो सभी के साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ईच एंड एवरी गैसेस के लिए ऐसा एक कंडीशन शो नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने जिस इक्वेशन में वो किया है, डिराइव किया है, वहाँ पर तो वैल्यू आया है, लेकिन हर एक गैस के लिए वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस के लिए इसका जो रेशियो है वो कुछ होता है 3.28, और नाइट्रोजन के लिए इसका जो रेशियो होता है कितना होता है, 3.5 होता है। वैसे ही अगर एसिटिक एसिड की बात कर लें, इसके लिए 4.99 होता है। यानी कि आपने देखा कि जो डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस के लिए इसका जो रेशियो है, जो वैल्यू है, इसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है। ठीक है, यह भी एक लिमिटेशन हो गया कि इतने सारे गैसेस हैं और इतने सारे गैसेस के लिए इतने वैल्यूज़ को याद करने पड़े तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्या है कि जो Vc=3V है, ये फार्मूला ही करेक्ट नहीं है भाई साहब का। ठीक है, देखो Vc=3V जो है, ये फार्मूला करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ऑर्गन की बात करें तो इन द केस ऑफ ऑर्गन जो Vc का वैल्यू होता है वो 1.4B होता है, और अगर वही हम हाइड्रोजन की बात करें तो 2.8B होता है। यानी कि हमने देखा कि जो फार्मूला वैन डर वाल ने डिराइव किया था Vc=3B, वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि अलग अलग गैसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग है। तो यकीनन आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं इसी टॉपिक पर अपने लेक्चर को समाप्त करूंगा, और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ आपको लिंक मिल जाए। मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के BSc तक के वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ, जिनमें 12 तक के, 9 से 12 तक के एकेडमिक वीडियोज़ को मैं अपलोड करता हूँ, और BSc के कह सकते हैं पूरे पेपर को मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, एक एक लेक्चर, और मेरी कोशिश यही है कि आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मैं हट जाता हूँ, आप इससे अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, जय हिंद।